इसकी शुरुआत पास्ट से होती है। जलपरी दमयंग के घर में है और तभी अचानक दमयंग का एक दोस्त उसके पास आता है और वो जलपरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जलपरी उसके साथ चली जाती है। अब सरदार की बीवी जलपरी को ढूंढती हुई उस रूम को खोलती है जिसमें जलपरी बैठी थी। तभी देखती है कि अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? तो खेलो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। दमयंग का दोस्त जलपरी को एक गुफा के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हैं? तो जलपरी मना कर देती है। फिर वो कहता है तो आप इतने विश्वास से मेरे साथ एक बार में ही मेरे कहने पर कैसे आ गई? फिर वो उसे बताता है कि वो दमयंग का दोस्त है। जलपरी पूछती है कि दोस्त क्या होता है? वो कहता है दोस्त मतलब वो जो आपकी हर परेशानी में आपका साथ दे। अगर आपकी कोई मोहब्बत है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करे। तब जलपरी मुस्कुरा के कहती है इसलिए तुमने मुझे बचाया। अब वो जलपरी से ये कह के चला जाता है कि वो जल्दी ही दमयंग को उसके पास भेजेगा। वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है तभी उसे सरदार के आदमी देख लेते हैं और वो उनसे बचने के लिए भागने लगता है और इसी वजह से वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें दमयंग को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है क्योंकि उसे जलपरी कहीं भी नहीं मिल रही। क्योंकि जलपरी को कहाँ छुपाया है ये तो उसका दोस्त ही जानता था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ टावर पर जॉन्जी बेसब्री से जलपरी का इंतजार कर रहा है। लेकिन जलपरी कैसे आएगी? उसका तो एक्सीडेंट हो गया ना। अब जॉन्जी का स्टेप ब्रदर जलपरी को हॉस्पिटल ले जाता है। जलपरी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन डॉक्टर उसकी फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास कोई फोन और आईडी कार्ड नहीं मिले थे जिससे कि उसकी पहचान हो सके। अब सीन जॉन्जी पर शिफ्ट होता है जो परेशान होकर जलपरी की लास्ट लोकेशन पर जाता है और देखता है उसी जगह पर वो सारे पैम्पलेट्स फैले पड़े हैं जो जलपरी बांट रही थी। और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वहां पर उसका फोन भी मिल जाता है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है कि कहीं जलपरी के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो गया। अब सच जानने के लिए वो पुलिस को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या नाम से टावर के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस कहती है कि हाँ, आज बर्फ गिरने की वजह से टाउन में काफी सारे एक्सीडेंट हुए हैं। आप जाकर पास के किसी हॉस्पिटल में चेक कर लीजिए। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और जलपरी के साथ बिताए पुराने मोमेंट्स याद करने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाकर चेक करता है लेकिन उसे जलपरी कहीं नहीं मिलती। उसे जलपरी का पता नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन्जी के पिता का ड्राइवर उनके घर जाता है और उनकी वाइफ से एक ब्लैक टाई मांगता है। क्योंकि किसी की डेथ हो गई है इसलिए जॉन्जी के पिता को वहां जाना है। लेकिन जॉन्जी की सौतेली माँ ब्लैक टाई लेकर पहले से ही तैयार होती है और ड्राइवर को दे देती है और कहती है कि मुझे उन्होंने फोन कर दिया था। अब ड्राइवर जॉन्जी के पापा के पास जाता है और टाई देता है। उसके पापा ड्राइवर से कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को फोन करके नहीं बताया कि आज मैं कहीं और जाने वाला हूँ, क्या तुमने उन्हें बता दिया था? तो ड्राइवर को थोड़ा शक होता है। थोड़ी देर बाद दोनों निकल जाते हैं। अब सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ जॉन्जी के पापा जा रहे हैं। उसी हॉस्पिटल में जॉन्जी भी जलपरी को ढूंढने जाता है। हॉस्पिटल के अंदर अब हर वार्ड में वो जलपरी को ढूंढने लगता है। फिर अचानक वो एक बेड पर किसी का पैर देखता है जिसमें चोट लगी है। जॉन्जी उसके पास जाता है और देखता है वो जलपरी ही है। वो उसे छू कर देखता है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अब वो चिल्लाने लगता है और नर्स से कहता है कि आपने इनका टेम्परेचर चेक किया है? नर्स कहती है इनके सारे चेकअप्स हो गए हैं। तब जॉन्जी उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठंडी पड़ी हैं। अब नर्स वहां आती है और जलपरी का टेम्परेचर चेक करती है और डॉक्टर्स को आवाज देकर बुलाती है। डॉक्टर आकर जलपरी को चेक करता है तो डॉक्टर भी घबरा जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं लेकिन उसकी हार्ट बीट बंद होती जा रही थी। तभी जॉन्जी उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाता है। अब जलपरी को अपनी कुछ यादें याद आती हैं जब दमयंग उसे मिलने आया था और उसने दमयंग को अपना हाथ दिया था।
कैसे वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अब जॉन जी सोचता है कि जलपरी कभी नहीं उठेगी। तभी अचानक से जलपरी अपनी आंखें खोलती है और जॉन जी को अपना हाथ थामे देखती है। जॉन जी उसे देखकर कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी जलपरी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुमने ऐसे ही मेरा हाथ थामा था और मैं जिंदा हो गई। अब वो जल्दी जल्दी नॉर्मल होने लगी थी। क्योंकि वो एक जलपरी थी, इसलिए उसका पैर का फ्रैक्चर बहुत फास्ट रिकवर होने लगता है। डॉक्टर ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं। अब सीन जॉन जी के घर में शिफ्ट होता है, जहां उसके दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि जॉन जी कितना क्रूअल है, उसने उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी ठंड में, और खुद पता नहीं कहाँ पार्टी कर रहा होगा। तभी नामदू के पास जॉन जी का फोन आता है और वो एक फेक आईडी बनाने के लिए कहता है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो उसका दूसरा पार्टनर आईडी बनाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों जॉन जी से गुस्सा थे। तब जॉन जी उन्हें बताता है कि जलपरी का एक्सीडेंट हुआ है, ये आईडी उसी के लिए चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका दोस्त जल्दी से एक फेक आईडी तैयार कर देता है। फिर नामदू और उसका दोस्त हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जलपरी की तबीयत ठीक होती जा रही है। जॉन जी उससे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? जलपरी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठे थे, क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है। और जलपरी फिर से मुस्कुराने लगती है। अब जॉन जी को फिर से गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें डांट रहा हूँ कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब नमदू और उसका दोस्त भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नमदू जॉन जी पर ही फिर से चिल्लाने लगता है कि तुम अभी भी बेचारी लड़की को ही डांट रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालते तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। नामदू जलपरी से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? अब जॉन जी नामदू से कहता है कि तुम लोग आईडी लेकर आए हो ना, जाओ जाकर फॉर्म भरो और बिल को चेक करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। जब नामदू काउंटर पर बिल चेक कर रहा होता है तो वो डॉक्टर्स की बातें सुन लेता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैसे जलपरी बच गई, ये एक चमत्कार की तरह लग रहा है। सीन अब पुलिस पर शिफ्ट होता है, जो जॉन जी के भाई से कहते हैं कि तुमने ड्रिंक नहीं की है और न ड्रग्स लिए हैं और तुम विक्टिम को खुद ही हॉस्पिटल लेकर आए और हमें इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए हम तुम पर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की फैमिली से बात करके सेटलमेंट जरूर कर लेना। तभी वहां जॉन जी को दिखाया जाता है, वो और उसका भाई दोनों साइड में जाकर बातें करने लगते हैं। तो जॉन जी उससे कहता है कि वो तुम थे, तुमने उसको टक्कर मारी। अब जॉन जी का भाई कहता है, मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, वो एकदम अचानक से मेरी कार के आगे आ गई थी तो एक्सीडेंट हो गया। जॉन जी पास्ट को याद करता है कि कैसे बचपन में उसके भाई ने जॉन जी और उसकी माँ का एक फोटो फ्रेम जानबूझकर तोड़ दिया और फिर झूठ बोल रहा था कि उसने गलती से गिरा दिया। तब उसके पापा जॉन जी से कहते हैं कि उसने जानबूझकर नहीं किया, अब इस फोटो फ्रेम को कचरे में फेंक दो। तभी जॉन जी और उसके भाई के बीच में झगड़ा होने लगता है और दोनों को चोट भी लग जाती है, लेकिन उसके पापा जॉन जी को तो एक थप्पड़ मारते हैं और दूसरे बेटे की केयर करने लगते हैं, उसे वहां से ले जाते हैं। तो जॉन जी को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर जाने के लिए सोच लेता है। अब जॉन जी अपने भाई से कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी कोइंसिडेंटली तो नहीं हो सकता, ये सब तुमने जानबूझ के किया है, तुम खुद कभी ड्राइव नहीं करते हो, अगर उस वक्त खुद ड्राइव कर रहे थे तो इसका मतलब है कि तुम बिना बताए कहीं जा रहे थे। तो जॉन जी का भाई कहने लगता है कि तुम फालतू की कहानियां मत बनाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वहां से जाने लगता है। तो जॉन जी उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे या फिर किसी आदमी को मेरे पीछे लगा रखा है, जैसे कि कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ ने लगा रखा था। अब उसका भाई कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बोले जा रहे हो, मेरी माँ ऐसा क्यों करेंगी, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तुमसे क्या मतलब। तब जॉन जी कहता है कि उन्हें मतलब है, क्योंकि मैं मेरे पापा का जायज बेटा हूँ, आगे से मेरी नजर में मत आना। और जॉन जी वहां से जाने लगता है। तभी उसके भाई के पास उसके पापा का कॉल आता है और उसका भाई जानबूझकर ये बोलता है कि पापा आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, ताकि वो जॉन जी को जला सके।
अब जॉन जी के पिता और उसका स्टेप ब्रदर एक साथ हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और जॉन जी के पापा का ड्राइवर जॉन जी को वहां देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में जलपरी को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर कोई भी प्राइवेट वार्ड खाली नहीं है, इसलिए उसे कुछ और पेशेंट्स के साथ ही एक वार्ड में रहना पड़ेगा। अब जलपरी नंदू से कहती है, अच्छा तो मेरी शादी हो गई है सब अच्छा तो मेरी शादी हो गई है क्या इन सब लोगों से, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। सारे डॉक्टर्स और पेशेंट उसे देखते रह जाते हैं। अब वो कहती है, मुझे शादी का मतलब पता है, जब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यही तो होती है शादी। जैसे एक दिन जॉन जी के साथ मेरी होगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जलपरी अब सभी लोगों से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से शादी करके, मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर ये सब सुनकर कहते हैं, इस लड़की का MRI भी कराओ, शायद दिमाग पर भी चोट लगी है। अब जॉन जी का दोस्त बाहर निकल जाता है और स्माइल करके सोचता है, कितनी क्यूट है ना, और शायद उसके भी मन में जलपरी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अब एक नर्स सारे पेशेंट का खाना लेकर आती है। तब जलपरी का नंबर आता है और वो उसे खाना नहीं देती, तो जलपरी उससे कहती है, मुझे खाना क्यों नहीं मिलेगा। तो नर्स कहती है कि कल तुम्हारी सर्जरी है, इसलिए तुम्हें फास्टिंग पर रखा है। जलपरी बहुत दुखी हो जाती है और फिर जॉन जी को फोन करके बताती है कि यहाँ सबको खाना दिया गया लेकिन मुझे नहीं दिया गया, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं जॉन जी, खाने के बिना मैं मर गई। तो जॉन जी हंसने लगता है और जलपरी को डांट कर फोन रख देता है कि तुम्हारी कल सर्जरी है, इसलिए तुम्हें फास्टिंग करनी है। पर उसके बाद वो डॉक्टर्स को कॉल करता है और कहता है कि ऐसे कैसे किसी पेशेंट को आप भूखा रख सकते हैं, और उन्हें खाना देने के लिए मना लेता है। अब दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जलपरी को खाना दिया गया और वो बहुत खुश हुई, और फिर उसने जॉन जी को फोन किया और बताया कि मुझे खाना दे दिया गया है। जॉन जी उसी के रूम के बाहर खड़ा होकर चुपके से उसे देख रहा था, लेकिन फिर भी उससे कहता है कि मैं बिजी हूँ, बार बार मुझे कॉल मत करो। फिर वो स्माइल करता है तो अपने आप से ही कहता है कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। अब जॉन जी हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, तभी वहां उसे अपने पापा का ड्राइवर मिल जाता है और वो बातें करने लगते हैं। तब जॉन जी से वो ड्राइवर कहता है कि अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं और उनसे अब तुम्हें सुलह कर लेनी चाहिए। अब जॉन जी पास्ट को याद करता है कि बचपन में कैसे ड्राइवर उसकी मदद करते थे, और जिस दिन उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारी थी तब उसके हाथ में भी चोट लगी थी और ड्राइवर ने ही उसकी ड्रेसिंग की थी। और जॉन जी ने उनसे कहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और एक दिन अपनी माँ को ढूंढ लूंगा, एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें अपनी माँ के साथ रहूंगा, तब तक आपको मेरे पापा का ख्याल रखना होगा। और आज का दिन है जब जॉन जी ड्राइवर से कहता है कि आपने अपना प्रॉमिस तो निभाया, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। ड्राइवर कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, अब तुम्हें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं और अब तुम्हें घर आकर अपने सारे बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। ये सब कुछ वो क्रिमिनल पीछे बैठकर चुपचाप सुनता रहता है। फिर दिखाया जाता है जलपरी हॉस्पिटल में काफी एंजॉय कर रही है। जलपरी हॉस्पिटल में व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घूमती रहती थी, तो एक बार वो देखती है हॉस्पिटल के बाहर एक लेडी धरना दे रही है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी डॉटर की डेथ हो गई थी। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है, जो सिक्योरिटी के एक आदमी पर चिल्लाता है कि इस औरत को यहाँ से हटाओ और उसे लात मार देता है। ये सब जलपरी देख रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहां व्हील चेयर से उठकर दौड़ती हुई आती है और डायरेक्टर को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टर के ऑफिस में सब बैठे होते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरास में वो दिखा रहा है कि जलपरी ने कैसे उसे लात मारी और वो फ्रैक्चर का बहाना बना रही है। अब मैं इसे जेल भेजूंगा, इसे जेल का खाना खाना पड़ेगा। तब जलपरी पूछती है कि क्या जेल का खाना टेस्टी होता है। अब दिखाया जाता है कि जलपरी उस धरना वाली लेडी के पास जाती है और वो बताती है कि कैसे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। इसलिए मैं बस असली वजह जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई है और
वो बहुत रोने लगती है तो जलपरी उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी यादों से तुम्हारी बेटी को मिटा सकती हूँ और फिर तुम्हें ये दर्द नहीं होगा। लेकिन वो लेडी उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, ये यादें चाहे मुझे दर्द और तकलीफ दे, लेकिन इन यादों को मैं नहीं भुलाना चाहती क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी भूलना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में जॉन जी और उसके दोस्त सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कि कैसे जलपरी ने डायरेक्टर को लात मारी। तो नामदू कहता है कि पहले डायरेक्टर ने सिक्योरिटी वाले को लात मारी थी, ऐसे लोगों को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जॉन जी चेयरमैन का बेटा बनकर हॉस्पिटल आता है और डायरेक्टर से उसका फोन लेता है कि उसे अपने फादर को कॉल करनी है, लेकिन उसका फोन अपने फोन से बदल देता है। वो फोन अपने हैकर दोस्त को दे देता है जो उसके सारे पासवर्ड को हैक कर लेता है और उसके लैपटॉप से सारे फ्रॉड के सबूतों को इकट्ठा कर लेता है। नामदू चेयरमैन के बेटे को तब तक एयरपोर्ट से लेता है और उसके शहर में घुमाता रहता है। जॉन जी अब डायरेक्टर को सारे सबूत दिखाकर डराता है और कहता है हम चाहते हैं कि तुम जिस लड़की यानी जलपरी पर केस कर रहे हो उस केस को वापस लो और उस लेडी को सच बताओ जो बाहर खड़ी धरना दे रही है। अब डायरेक्टर उस लेडी से माफी मांगता है और उसकी बेटी की असली रिपोर्ट उसे दे देता है। सिक्योरिटी वाले से भी माफी मांगता है। ये सब करवाने के बाद जॉन जी फिर भी डायरेक्टर की सारे सबूत को पुलिस को भेज देता है। नेक्स्ट डे जलपरी से हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि अब तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो जलपरी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, इसलिए आप लोग मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं ना। तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, तुम ठीक हो गई हो इसलिए निकाल रहे हैं। जलपरी कहती है कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तभी पीछे से जॉन जी कहता है कि चलो घर चलते हैं। अब जॉन जी जलपरी को घर लेने के लिए निकल जाता है। फिर जलपरी जॉन जी से पूछती है अब फर्स्ट स्नोफॉल कब होगी। तो जॉन जी कहता है कि अब नेक्स्ट ईयर ही होगी, इस साल की तो हो चुकी। जलपरी शॉक्ड हो जाती है कि 1 साल तक मुझे वेट करना होगा और फिर उससे कहती है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके पास उसकी सारी यादें हैं जो उसे उसके जाने के बाद उसे तकलीफ देती हैं, लेकिन फिर भी वो उन यादों को भूलना नहीं चाहता। इस बात को सुनकर जॉन जी को याद आता है कि कोई उसे आई लव यू कहता है, लेकिन वो कौन है उसे याद नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है तो उसको एक आइडिया आता है कि यहाँ पहली स्नोफॉल हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ फर्स्ट स्नोफॉल अभी तक नहीं हुई है। तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ? तो जलपरी कहती है क्या ये सच है? हाँ मैं चलूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जॉन जी के पापा और उनका ड्राइवर कार में जा रहे हैं और ड्राइवर बताते हैं कि मैं जॉन जी से मिला था और मैंने उससे आपसे मिलने के लिए कहा है, अगली बार मैं उस पर और ज्यादा जोर डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन जी की सौतेली माँ ये सब बातें सुन रही होती है और उसके फादर घर के अंदर जा रहे हैं। तब वो ड्राइवर से कहते हैं थैंक यू जॉन जी को समझाने के लिए और प्लीज उसे घर वापस ले आओ। अब ड्राइवर कार में वापस जाता है तो उसको छुपा हुआ टेप रिकॉर्डर मिल जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसकी सौतेली माँ को सारी बातें कहाँ से पता चल रही थी और उन्हें जॉन जी की सौतेली माँ पर शक होता है। तभी उसके पास वो क्रिमिनल आ जाता है और ड्राइवर पर अटैक कर देता है। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो जलपरी को लेकर एक स्नो पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहां स्कीइंग करने के लिए वहां के कपड़े पहन लेता है। सभी लोग जलपरी को देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अब वो जलपरी को शूज पहनाता है और फिर से उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो जलपरी से पूछता है कि क्या मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन जलपरी कुछ नहीं बोलती। अब जॉन जी जलपरी को स्केटिंग करना सिखाता है, लेकिन जलपरी को बहुत ज्यादा जल्दी होती है। वो बीच में ही भाग जाती है और तेजी से फिसलने लगती है। वो जॉन जी को बचाने के लिए चिल्लाती है। अब जॉन जी दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको बचाने की कोशिश में जलपरी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों वहाँ बर्फ पर लेटे हैं और हंसने लगते हैं और इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉन जी जलपरी से कहता है कि मुझे कुछ पता करना है, क्या तुम मुझसे कुछ कहोगी? तो जलपरी पूछती है कि क्या? तो जॉन जी धीरे से फुसफुसाते हुए उससे कहता है कि आई लव यू और जलपरी उसे देखती रह जाती है। दम्योंग जलपरी को ढूंढ रहा है। तभी उसे अपना दोस्त बहुत बुरी हालत में एक खाई में गिरा हुआ मिलता है। वो उसे लेकर
जल्दी से वैद्य के पास जाता है। तब वैद्य उसे बताते हैं कि खाई में गिरने के बाद भी उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। दमयोंग को दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सरदार के आदमी जल परी का पता लगा लेते हैं और वो उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब दमयोंग सरदार के साथ खाना खा रहा है। सरदार अपनी बीवी की तरफ से उससे माफी मांगता है। अब दमयोंग सरदार को वही फल दिखाता है जो सरदार खाता था और कहीं दूर से मंगवाता था, क्योंकि ये उस आदमी की बॉडी में मिला था जो एक रात पहले समुद्र के किनारे मरा हुआ पाया गया। दमयोंग उसके खिलाफ और भी सबूत दिखाता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। अब वो उसकी बीवी को पकड़ने जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर शेवा जिंदा है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दमयोंग एक कमरे के अंदर जाता है जहां जल परी को रस्सियों से बांध कर रखा है। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान हैं और पास में मोतियों से भरी हुई एक टोकरी रखी है। सरदार की बीवी जल परी को मार मार कर उसके आंसू निकलवा रही थी और उससे बने हुए मोती को बेचकर पैसे कमाना चाहती थी। अब सरदार की बीवी लोगों को भड़काती है, कहती है दमयोंग जल परी के वश में है और ये उस मनहूस जल परी को आजाद करने वाला है। भीड़ भी उसका साथ देती है, लेकिन तभी दमयोंग उस मोतियों से भरी टोकरी को लोगों के बीच में उछाल देता है और सब मोतियों को उठाने लगते हैं। तभी दमयोंग जलपरी को वहां से लेके चला जाता है। जलपरी अभी भी बेहोश थी। दमयोंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। पता है सेवा, मैंने एक सपना देखा, तुम उसे सुनोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें हम दोनों एक अलग दुनिया में हैं और मुझे तुम याद नहीं हो, फिर भी मेरे लिए तुम जमीन पर आती हो और मैं तुमसे दोबारा प्यार करने लगता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉनजी और जलपरी को देखते हैं। जॉनजी जलपरी से आई लव यू बोलने के लिए कहता है। तभी जलपरी उससे कहती है तुम सरेंडर कर रहे हो, मतलब तुम हार गए, तुम मेरी हर बात पर विश्वास करोगे और तुम आज से मेरे हो। ये सब जॉनजी को समझ नहीं आ रहा था, तो वो जलपरी से पूछता है कि ऐसा किसने कहा तुमसे कि आई लव यू का मतलब ये होता है, क्योंकि जॉनजी को खुद याद नहीं होता कि उसने ही ये सब जलपरी से बातें बोली हैं जब वो स्पेन में था। तो जलपरी उससे कह देती है कि एक बहुत ही अच्छे इंसान ने उससे ये सब बोला है। अब जॉनजी को थोड़ी जेलसी होती है और वो जलपरी से कहता है जो ऐसी बातें करता है वो तो कोई कमीना ही इंसान होगा, तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। जलपरी कहती है वो बहुत अच्छा लड़का है। तो जॉनजी पूछता है तुम्हें कैसे पता? अब जलपरी उसे बताती है कि जब बारिश हो रही थी तो उसने मुझे छाता दिया, जब मैं अकेली थी तो मेरा हाथ थामा। जॉनजी फिर कहता है ये सब लड़कियों को फंसाने के तरीके होते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा शातिर लगता है। तो जलपरी कहती है उसने मेरे लिए नूडल्स भी बनाए थे। अब ये सुनकर जॉनजी बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि कोरिया में नूडल्स ऑफर करने को एक प्रपोजल की तरह समझा जाता है। अब जॉनजी कहता है अगर वो लड़का इतना ही अच्छा है तो तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो, जाओ उसी के पास। फिर जॉनजी जलपरी से कहता है कि मैंने तुम्हें आई लव यू उस तरीके से नहीं बोला, बल्कि मैं तो तुमसे सुनना चाहता था। तभी जलपरी आई लव यू बोल देती है। उसे सुनने के बाद जॉनजी शांत हो जाता है और जलपरी को घर ले जाता है। घर पर नामदो जॉनजी से कहता है कि क्या तुम दोनों डेट पर गए थे? जॉनजी कहता है कि नहीं, मैं इसे स्कीइंग रिजॉर्ट में ले गया था क्योंकि इसको बर्फ देखनी थी। तो नामदो कहता है इसे ही तो डेट कहते हैं ना। जॉनजी बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। बहुत सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो उस लड़के के बारे में सोच रहा था जिसकी जलपरी ने बातें की थी। जॉनजी जलपरी को नीचे बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम अब भी मिलती हो उस लड़के से? तो जलपरी कहती है हाँ। अब जॉनजी पूछता है वो लड़का देखने में कैसा है? जलपरी कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, उसकी आंखें चमकीली हैं।
जॉन जी जेलसी की वजह से कहता है वो जरूर लड़कियों जैसा दिखता होगा। वो जलपरी को समझाता है कि ऐसे लड़कों का दिमाग बस हवस से भरा होता है, इसलिए तुम उस लड़के से दूर रहो। जॉन जी जलपरी से कहता है कि क्या तुमने उसे भी आई लव यू बोला था? तो जलपरी कुछ सोचती है और फिर कहती है हाँ। तो जॉन जी गुस्से में कहता है कि क्या तुम सबको आई लव यू बोलती फिरती हो? जलपरी भी अपनी आवाज ऊंची करके कहती है नहीं, मैं हर किसी से नहीं बोलती, वो बहुत अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उसे आई लव यू बोला। तो जॉन जी चिढ़ जाता है और जलपरी से कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो फिर? अब जलपरी कहती है मैं यहाँ उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स ठीक करने आई हूँ, उस लड़के के साथ पैचअप करना ही चाहती हो तो जाओ, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर जॉन जी उसको ऊपर भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सेक्रेटरी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इधर जॉन जी भी सो रहा है, उसे सपना आता है और वो देखता है कि वो दम्योंग है जो जलपरी को ढूंढ रहा है और उसका दोस्त उसे एक खाई में गिरा हुआ मिलता है जिसका चेहरा उस सेक्रेटरी के चेहरे जैसा है। जॉन जी चौंक कर उठ जाता है और फिर सेक्रेटरी को फोन करता है, लेकिन जॉन जी को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब दिखाया जाता है कि जॉन जी के पापा को ब्रेकफास्ट करते टाइम सेक्रेटरी के एक्सीडेंट की खबर मिलती है और अपनी माँ के एक्सप्रेशंस को देखकर जॉन जी के सौतेली भाई को उन पर शक होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां जॉन जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन को फंसाने का प्लान बना रहा था। नामदू बताता है कि आज उसने एक पोस्ट शेयर की है, वो स्कूल के एक फंक्शन को अटेंड करने वाली है। तो तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब उससे कब मिलना है। तभी जलपरी वहां आकर पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हम काम पर जा रहे हैं। जब जलपरी उनसे उनके काम के बारे में पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं हम उनको पकड़ते हैं। जलपरी कहती है तुम लोग सिविल सर्वेंट हो जो देश के लिए काम करते हो, मैंने टीवी में देखा था। जॉन जी कहता है हाँ वैसा ही कुछ समझ लो। जलपरी कहती है मुझे पता ही था तुम बहुत अच्छा काम करते होगे। अब वो तीनों घर से निकल जाते हैं। तब नामदो कहता है तुम उसे क्या बताए जा रहे थे? तो जॉन जी कहता है कि क्या मैं उससे सच बता देता? कुछ देर बाद जलपरी भी उनके घर से बाहर निकलती है। वो क्रिमिनल जलपरी को निकलते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन वो एक शॉप में छुप जाता है और पुलिस से बच जाता है। पर इस सब वजह से जलपरी उसके हाथ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जलपरी फिर से अमीर लोगों के फेंके हुए सामान में से कुछ कपड़े और जूते निकालकर पहन रही होती है। तभी वहां पास में वो छोटी बच्ची होती है जो हमेशा जलपरी की हेल्प करती थी। उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसे परेशान कर रही होती हैं और एक लड़की उसे मार रही होती है। तभी जलपरी उसे उस लड़की से बचाती है और फिर उस पर चिल्लाती है। अब वो बच्ची रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है जो कि जिन होती है। उसे जब पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी को धमकाया है तो वो जलपरी से झगड़ा करने के लिए आती है, लेकिन जलपरी को देखकर उसे देखती ही रह जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी और सोचती है कि इसका हेयर स्टाइलिस्ट कौन होगा। तभी उसकी बेटी कहती है मम्मी मुझे इस आंटी ने ही डांटा था। तो जलपरी कहती है कि आपकी बेटी ने झगड़ा शुरू किया था। जिन पूछती है तुम क्या इसकी टीचर हो या फिर माँ हो? तो जलपरी कहती है ये मेरी दोस्त है। तभी जिन देखती है जलपरी ने अलग अलग कलर के जूते पहने हुए हैं और जलपरी के कपड़े भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, फिर भी वो इतनी सुंदर कैसे लग रही है। तो वो जलपरी से पूछती है कि वो स्किन ट्रीटमेंट कहाँ से करवाती है। तो जलपरी कहती है वो सियोल में नहीं है, बहुत दूर है, बोलकर वहां से चली जाती है। अब नामदू प्लान के मुताबिक जिन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, पर जिन का मूड खराब हो गया था, इस कारण वो अपने सारे प्लान कैंसिल कर देती है। इसलिए अब जॉन जी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। सब वापस घर जाने लगते हैं। तभी नमदू कहीं और चला जाता है। जॉन जी कार में बैठ रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे देखकर कार के पीछे भागती है, लेकिन तब तक जॉन जी निकल जाता है। अब जॉन जी
अपने दोस्त से गाड़ी में पूछता है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम कुछ और क्यों नहीं करते। तो वो उल्टा जॉन जी से पूछता है कि तुम क्यों करते हो ये फ्रॉड वाला काम। तब जॉन जी उसे बताता है उसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था और उसे पैसे दिए थे। वो और कोई नहीं, नमदू था, और वो जॉन जी के पैसे लेके भाग गया। फिर कई दिनों बाद जॉन जी ने नमदू को पकड़ा था और फिर दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। तब जॉन जी ने उससे कहा था तुम अमीर और करप्ट लोगों को लूटो, क्योंकि वो ब्लैक मनी की वजह से पुलिस को कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। अब नमदू उसे भी अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है, क्योंकि जॉन जी को अपनी माँ को ढूंढकर उनके लिए एक घर बनाना था। फिर जॉन जी बोलता है कि मैं अब तक अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाया। सीन नमदू पर शिफ्ट होता है, जो जलपरी के एक्सरे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर दोस्त के पास गया है और उसे पता चलता है कि जलपरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि जो फ्रैक्चर ठीक होने में 2 मंथ लग जाते हैं वो सिर्फ 2 हफ्ते में ठीक हो गया था। और ये सब जानने के बाद नमदू सुन को भी ये बातें बता देता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुन के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो फोन पर बोल रही होती है, क्या नाम है, किम दमयोंग। तभी नमदू को ये नाम याद आता है, क्योंकि जलपरी के पास जो ग्रीन कलर का कड़ा है उस पर भी यही नाम लिखा हुआ है। नमदू सुन से दमयोंग के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हमें एक ऐतिहासिक शिप मिली है जो कि बहुत सदी पहले के एक टाउन हेड की है जिसका नाम दमयोंग है, और मेरी टीम अब उसी पर रिसर्च कर रही है। फिर सुन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जलपरी को भूख लग रही होती है, तो वो नदी के किनारे मछली के लालच में नीचे उतर रही होती है और वहां पर एक आदमी उसे पकड़कर खींच लेता है। उससे पूछता है कि क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। जलपरी मना करती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ इशारे करने लगते हैं और जलपरी को वो अपने ऑफिस में ले जाता है। वो जलपरी से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं जलपरी से मिलूंगा कभी। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो आदमी भी एक मेल मरमेड है। अब वो जलपरी से पूछता है कि तुम कूद क्यों रही थी। तो जलपरी बताती है, मुझे भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मछलियों को खाने जा रही थी। वो लड़का मोती दिखाकर कहता है कि हमारे आंसू यहाँ बहुत कीमती होते हैं, तुम भी अपने आंसुओं को इकट्ठा कर लिया करो और उन्हें बेचकर पैसे कमाओ। वो ये भी कहता है कि सबसे कीमती आंसू पिंक कलर का शाइन करता है। तो जलपरी कहती है, वो खुशी वाला आंसू। तो वो लड़का कहता है, हाँ, लेकिन यहाँ जमीन पर खुश रहना मुश्किल है, मैं तो सिर्फ एक बार बस खुशी के आंसू रोया हूँ। अब जलपरी कहती है, मैं सारे मोती जॉन जी को दे दूंगी। तो वो आदमी जलपरी से पूछता है, ये कौन है। जलपरी उसे बताती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ, उसी के लिए यहाँ तक आई हूँ। अब वो आदमी जलपरी से कहता है कि तुम्हें कुछ पता भी है, जलपरी के दिल की टाइम लिमिट होती है और जब वो जमीन पर आती है तो धीरे धीरे उनका दिल हार्ड होने लगता है और वो बंद भी पड़ सकता है। और अगर वो चाहती है कि उनका दिल ठीक से चलता रहे तो जिसके लिए वो जमीन पर आई है वो इंसान जब तक जलपरी से प्यार करता रहेगा तब तक जलपरी का दिल धड़कता रहेगा। वो जलपरी से पूछता है, तुम्हें कितना टाइम हो गया है यहाँ आए। जलपरी बोलती है, मुझे पूरा महीना हो गया। तो मेल मरमेड पूछता है कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है। तो जलपरी कहती है, मुझे नहीं पता। अब वो मरमेड पूछता है, उसने तुमसे ऐसा कुछ तो बोला होगा कि तुम उसके पीछे यहाँ तक चली आई। तो जलपरी कहती है, उसने मुझसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए कहा और यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे खाने खिलाने के लिए कहा, तो मैं आ गई। अब वो लड़का गुस्सा हो जाता है, फिर कहता है, चलो ठीक है, मैं उसे पटाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके लिए पहले तुम्हारे मेकओवर की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी। और इसलिए दोनों टीवी देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने आंसुओं को एक प्लास्टिक बैग में इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जलपरी पूरी तरह बदलकर उस लड़के के साथ जॉन जी के घर आती है। जॉन जी दरवाजा खोलता है तो जलपरी को उस लड़के के साथ देखकर पूछता है, तुम कौन हो। वो लड़का कहता है, मेरा नाम यू जिंग हॉन है और ये मेरी बेबी है और इसे मैं घर छोड़ने आया हूँ।
आप प्लीज मेरी बेबी का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता चला है इस घर में सब लड़के रहते हैं, तो मैं परेशान हो गया था, लेकिन अब आपको देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। जॉन जी कहता है, क्या मैं इतना सीधा हूँ कि तुम्हें मेरा चेहरा तसल्ली वाला लगता है? अब जलपरी और वो लड़का जॉन जी के सामने प्यार का नाटक करने लगते हैं। फिर कल मिलने का वादा करके जलपरी घर के अंदर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि रात को जॉन जी के पास कोई आ रहा है। तभी जॉन जी उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। तो वो देखता है ये तो नामदू था। जॉन जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नामदू उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ब्रेसलेट देखने आया हूँ। अब जॉन जी नामदू से पूछता है कि क्यों, तुम उसे क्यों चुरा रहे थे? नामदू उसे बताता है कि सुन, जिस किंग के बारे में रिसर्च कर रही है उसका नाम इस ब्रेसलेट पर भी लिखा है, किम दम योंग। तभी जॉन जी बोलता है, जब सिमचोंग यानी कि हमारी जलपरी यहाँ से जाएगी तो मैं उसे ये वापस कर दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। अब जॉन जी सोने की कोशिश करता है। उसे फिर से दमयोंग का वही हरे रंग का ब्रेसलेट दिखाई देता है। वो सोचता है कि जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। नेक्स्ट डे जलपरी बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है तो नामदू उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन जॉन जी कहता है बाहर बहुत ठंड है, पैंट पहन कर आओ। नामदू कहता है कि तुम कौन होते हो इसके कपड़े के बारे में डिसाइड करने वाले? तो जॉन जी कहता है ये मेरा घर है, यहाँ पर कौन कैसे रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। अब जलपरी चेंज करके आ जाती है और फिर बाहर जाने वाली होती है। जॉन जी उसे बाहर जाने के लिए मना कर देता है और घर की सफाई का काम दे देता है ताकि जलपरी बाहर जाकर उस लड़के से ना मिल पाए। अब जॉन जी और उसके दोस्त अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉन जी को अपना फोन याद आता है जो वो कमरे में ही भूल गया है, तो उसे लेने वापस जाता है। दूसरी तरफ जलपरी सफाई कर रही होती है और स्विमिंग पूल को देखती है। क्योंकि घर में आज कोई नहीं था तो वो पूल में चली जाती है। जलपरी याद करती है कि उसको उसके मरमेड फ्रेंड ने बताया था कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को उसके मरमेड होने की बात पता चली थी तो वो बदल गई और उसे छोड़कर चली गई। इसलिए उसे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उसकी जलपरी होने की बात जॉन जी को कभी पता न चले। तभी जॉन जी वहां आकर जलपरी को स्विमिंग पूल में देखता है और जलपरी घबरा जाती है, कहीं जॉन जी को उसका सच पता न चल जाए कि वो जलपरी है। इसलिए वो जॉन जी को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। अब जॉन जी उससे बोलता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो? जलपरी कहती है कि मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। अब जॉन जी वापस चला जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि अब जब भी वो घर पर आएंगे वो बेल जरूर बजाएंगे, उसके बिना वो घर में एंट्री नहीं कर सकते। और वो दोनों भी मान जाते हैं। अब तीनों वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जलपरी अपने मरमेड फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसका सच जॉन जी को पता चलने ही वाला था। तभी वो उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम बच गई, और कहता है इस दुनिया में झूठ बोलना बहुत आसान है, तो हम लोग भी झूठ बोलकर बच सकते हैं। जलपरी पूछती है कि हम किसी का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं? तो उसका फ्रेंड बताता है कि झूठ बोलते समय वो तुमसे नजरें नहीं मिलाएंगे और हड़बड़ाहट में बार बार अपने बालों को छुएंगे। तो जलपरी कहती है, मैं समझ गई। दूसरी तरफ जॉन जी सुन से मिलने जाता है और उससे किम दमयोंग के बारे में पूछता है। सुन बताती है उसको ओशियन से एक शिप मिली है और उसमें कुछ सामान मिला है जिस पर उसके ओनर का नाम लिखा है। तभी जॉन जी को अपनी रिसर्च लैब में ले जाती है और वहां रखा पॉट दिखाती है जिसपे जलपरी और वो लड़के की किस करते हुए फोटो बनी है। जॉन जी जब उसे देखता है तो उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, क्योंकि जब वो स्पेन में था तो जलपरी ने उसे ऐसे ही किस किया था। वो परेशान हो जाता है और दिखाया जाता है जॉन जी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उसे ये सब बताता है। अब वो साइकेट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके पिछली लाइफ में वापस ले जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। तभी वो अपने ड्रीम्स में अपने दोस्त और सरदार और इस बार जलपरी का फेस भी देखता है और चौंक कर उठ जाता है। अब वो घर जाता है।
और घर पहुंचकर देखता है कि जलपरी कहीं जा रही होती है। जलपरी अपने फ्रेंड से मिलने ना जा पाए इसलिए जॉन्जी उसे बोलता है कि 8 बजे तक घर वापस आ जाना, नहीं तो मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तभी नमदू कहता है अभी 7:30 बज रहे हैं, वो 8 बजे तक कैसे वापस आएगी? तुम सीधा सीधा उसे बाहर जाने के लिए मना कर दो ना। तो जॉन्जी कहता है मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगा कौन कितने बजे आएगा और जाएगा। जलपरी बाहर जाने के लिए मना कर देती है और घर पर ही रुकती है। इससे जॉन्जी बहुत खुश हो जाता है। जॉन्जी अपने रूम में चला जाता है। अब नमदू जलपरी से पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाली थी? वो उसे पर्ल दिखाकर कहती है कि मैं इन्हें बेचने जा रही थी, इनके बदले में जो पैसे मिलते वो मैं जॉन्जी को दे देती। नमदू पर्ल्स देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और उनमें से एक को छुपा लेता है। नेक्स्ट डे जलपरी फिर से अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। अब उसका दोस्त बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। जलपरी ये सुनकर बहुत रोती है। तभी उसका दोस्त जलपरी को समझाता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम वापस समुद्र में लौट जाओ। सीन जॉन्जी पर शिफ्ट होता है जो सेक्रेटरी अंकल को कॉल करता है, लेकिन फोन ऑफ आ रहा था इसलिए उन्हें मैसेज कर देता है और वो फोन क्रिमिनल के पास होता है, इसलिए जॉन्जी को वो एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जॉन्जी हाँ कर देता है। क्रिमिनल कहता है कि मैं तुम्हें कल लोकेशन भेज दूंगा, तुम शाम को आ जाना। जॉन्जी अब सोने की कोशिश करता है। तभी उसके पास जलपरी आती है और जॉन्जी से पूछती है कि क्या तुम मुझे कभी पसंद करोगे? क्या तुम्हारा फ्यूचर में मुझसे प्यार करने का कोई प्लान है? अब जॉन्जी उसे कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। तो जलपरी बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और देती हूँ, तुम सोच कर बताना, और फिर अपने रूम में सोने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुन अपनी भाभी जिन से बात कर रही होती है और जिन उसे बताती है कि अगर किसी लड़के को पटाना है तो उसकी माँ का ख्याल रखो, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में सुन जॉन्जी के घर जाती है और नमदू से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तो नमदू उसे बताता है कि जॉन्जी की माँ उसे 10 साल का था तभी छोड़कर चली गई थी और अब तक तो शायद मर चुकी होंगी। अब हमें जॉन्जी के पापा को दिखाया जाता है जो लॉयर को कॉल करते हैं और उनसे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कहते हैं। फोन रखने के बाद वो लॉयर जॉन्जी की स्टेप मदर को ये सब बता देता है। जॉन्जी की स्टेप मदर कुछ प्लानिंग करने लगती है। इधर सुन जॉन्जी के घर से जा रही होती है तो जलपरी उसे रोकती है और पूछती है कि वो जॉन्जी को खुश कैसे रख सकती है। तो सुन उससे कहती है कि जॉन्जी को किसी का अपने आसपास रहना पसंद नहीं, इसलिए तुम उससे जितना ज्यादा दूर रहोगी वो खुश रहेगा। जलपरी सुन से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि ये सब बोलते टाइम तुमने मुझसे नजरें नहीं मिलाई और तुम बार बार अपने बालों में हाथ लगा रही थी, इसलिए मैं अब इसका उल्टा करूंगी और जॉन्जी से चिपकी रहूंगी। अब सुन गुस्से में वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन जलपरी जॉन्जी के साथ लाइब्रेरी जाती है जहां जॉन्जी किम दमयोंग के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि दमयोंग ने जिससे शादी की थी उसकी मौत फेफड़ों की बीमारी से हो गई थी और दमयोंग की भी, और जब दमयोंग 27 इयर्स का था तब वो भी मारा गया था। अब सीन शिफ्ट होता है दमयोंग पर जो पास्ट में डर कर उठता है क्योंकि जो अभी जॉन्जी ने बुक में पढ़ा वो दमयोंग ने उस वक्त सपने में देख लिया था। उसे पता चल गया था कि वो कब मरने वाला है। वहाँ एक वैद्य बैठे होते हैं जो जलपरी का इलाज कर रहे हैं। दमयोंग उनसे पूछता है कि अभी दिसंबर के फुल मून आने में और कितने दिन बाकी हैं। वो बोलते हैं 20 डेज, मतलब अब दमयोंग के पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब वैद्य दमयोंग से बोलते हैं कि जलपरी को समुद्र में छोड़ना पड़ेगा तभी वो ठीक होगी। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जॉन्जी का स्टेप ब्रदर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी की वाइफ से उनके कॉल रिकॉर्ड ले आता है और सच्चाई को पता लगाने का वादा करता है क्योंकि उसे अपनी माँ पर शक होता है।
दूसरी तरफ क्रिमिनल जॉन जी को मैसेज करके उसे एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाता है। इधर जलपरी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त हार्ट अटैक से मर चुका है। तभी उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी वहां आती है और मेल मरमेड ने उसके लिए एक पिंक पर्ल की रिंग छोड़ी थी। वो दोनों अब साथ बैठकर बहुत रोती हैं और उसे याद करती हैं। सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी सेक्रेटरी से मिलने जाता है। क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है। जब जॉन जी क्रिमिनल का फेस देखता है तो उसे वो सेम टू सेम सरदार जैसी शक्ल लगती है जिसे वो फ्लैशबैक में देखा करता था। किसी तरह दिमाग लगाकर जॉन जी उससे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसी समय जलपरी जॉन जी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। तब जॉन जी जलपरी के पास जाने के लिए निकल जाता है। जॉन जी को बहुत ही चोट आती है, फिर भी वो सीधा जलपरी के पास जाता है। जलपरी उसे देखकर पूछने लगती है, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जॉन जी कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो जलपरी से पूछने लगता है, तुम ठीक हो? तब जलपरी कहती है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी जहाँ से मैं आई थी। जॉन जी जलपरी को टोकता हुआ बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना, तुम्हें प्यार करने का मेरा कोई प्लान है या नहीं? तो मैंने सोच लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। दूसरी तरफ पास्ट में दमयोंग जलपरी के पास बैठा है। तभी जलपरी को होश आ जाता है और वो दमयोंग से कहती है उसे समुद्र में वापस जाना पड़ेगा। दमयोंग जलपरी से कहता है, ठीक है, पर इस बार तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी। और फिर दोनों किस करते हैं जहाँ जॉन जी जलपरी से बातें कर रहा है। तभी अचानक जॉन जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जॉन जी अब बेहोशी में एक सपना देखता है जिसमें उसके सामने दमयोंग खड़ा है, जो जॉन जी से कहता है, जागने के बाद तुम्हें ये सपना याद रखना होगा कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराएगी, तुम बस उस लड़की को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद जॉन जी को होश आ जाता है। वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखता है जिन्हें जलपरी ने मदद के लिए इकट्ठा कर लिया था क्योंकि वो बहुत डर गई थी। जॉन जी कहता है, अब मैं ठीक हूँ। फिर जलपरी से बातें करने लगता है। जॉन जी पूछता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी? क्या उसी दोस्त के पास? जलपरी कहती है, वो बहुत दूर चला गया है। जॉन जी कहता है, इसीलिए उसके पीछे जाना चाहती हो? नूडल्स खाने के लिए? जलपरी बोलती है, उसने मेरे लिए कभी नूडल्स नहीं बनाए। जॉन जी पूछता है, फिर किसने बनाए थे? जलपरी कहती है, मैं नहीं बता सकती। सीन शिफ्ट होता है। अब जॉन जी अपने घर जाता है। नमदू उससे पूछता है, क्या तुमने हमला करने वाले का फेस देखा था? जॉन जी कुछ बोलता उससे पहले टीवी पर एक क्रिमिनल की न्यूज आ रही थी। जॉन जी उसे पहचान लेता है और कहता है, ये वही है। उसे देखकर जलपरी भी बोलती है, हाँ मैंने भी इसे देखा है। जॉन जी याद दिलाता है, ये वही आदमी है जो पुलिस यूनिफॉर्म में घर आया था। जलपरी बताती है, जब वो पैम्पलेट्स बांट रही थी तब भी ये क्रिमिनल उसके पास आया था। जॉन जी अब जलपरी पर चिल्लाता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम पागल हो क्या? अगर वो तुम्हें कुछ कर देता तो? और गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी की स्टेप मदर उस क्रिमिनल से बात कर रही होती है। अचानक वहां जॉन जी का भाई आ जाता है। उसकी मदर क्रिमिनल को कुरियर वाला बता देती है। अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह जॉन जी जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तब उसका स्टेप ब्रदर उसे कॉल करता है और बताता है कि सेक्रेटरी नम ने एक्सीडेंट से पहले लास्ट कॉल तुम्हें की थी। तब जॉन जी को पता चलता है कि मिस्टर नम का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। जॉन जी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होता है और जलपरी को ढूंढता है, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थी, इसलिए मोबाइल पर उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और वहां पहुंच जाता है। वहां जलपरी अपनी भिखारन फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जॉन जी उसकी फ्रेंड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने कैसे कैसे फ्रेंड बना रखे हैं? फिर जलपरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जॉन जी मिस्टर नम के पास बैठता है, लेकिन वो अभी भी कोमा में थे। नेक्स्ट सीन में जॉन जी के पापा को दिखाया जाता है।
जो उसी हॉस्पिटल में अपनी आंखों का चेकअप कराने आए हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं आपकी कॉर्निया डैमेज हो चुकी है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आपका ट्रांसप्लांट करना होगा। अब जल परी जॉन जी का वेट कर रही होती है। वहाँ जॉन जी का भाई आकर उससे पूछता है क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? जल परी कहती है अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जॉन जी के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उसी वक्त जॉन जी भी उनके सामने आ जाता है। इतने सालों बाद जॉन जी के पापा और जॉन जी मिलते हैं, इसलिए वो अकेले में बात करने जाते हैं। जॉन जी के पापा उससे कहते हैं तुमने घर क्यों छोड़ा? जॉन जी बोलता है मैंने घर नहीं आपको छोड़ा था और यहाँ मैं आजाद और खुश हूँ। अब जॉन जी के पापा उसे वापस बुलाकर बिजनेस और प्रॉपर्टी संभालने के लिए कहते हैं। जॉन जी कहता है मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी और ना धोखा जो आपने मॉम को दिया। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। घर आकर जॉन जी कोई दवा खाता है और जल परी को जाने के लिए बोल देता है। बाद में जाकर लेट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जल परी जॉन जी के सर पर पट्टी रख रही है। तभी जॉन जी आंखें खोलता है। जल परी उसे बताती है उसे बहुत तेज फीवर था, लेकिन अब वो ठीक है। वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, चाहे वो उसे कितना भी जाने के लिए कहे। जॉन जी उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वो घर से भाग गया तो उसके पापा ने कभी उसे कॉल नहीं की, उसने सब कुछ खुद ही किया अपने लिए। ये सब बताकर वो रोने लगता है। जल परी उसे संभालती है। कुछ देर बाद जॉन जी जल परी से कहता है मेरे दोस्तों को ये सब मत बताना। जल परी कहती है रोने के बारे में? जॉन जी कहता है मैं रो नहीं रहा था, शायद दवाई का साइड इफेक्ट था। तो जल परी कहती है कि चिंता मत करो, मैं वैसे भी सब भूल जाती हूँ, तुम मुझे वो सब कुछ बता सकते हो जो किसी और से नहीं कह सकते, और मैं सब कुछ सुनूंगी और फिर भूल जाऊंगी। अब जॉन जी बोलता है क्या सच में तुम सब कुछ भूल जाओगी? थोड़ा रुकने के बाद कहता है तो ये भी भूल जाना, और उसे किस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह। जॉन जी बहुत हैप्पी मूड में नूडल्स बना रहा है, उसे डेकोरेट करके प्लेट में रख रहा है। नमदूस से कहता है ये तुम अपने लिए बना रहे हो? जॉन जी हाँ बोलता है। तभी जल परी नीचे आती है। वो आज रेडी होकर नीचे आई है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी जॉन जी का दोस्त उसकी फोटो खींच लेता है। जॉन जी फोन छीनकर उस फोटो को खुद के मोबाइल पर सेंड करके उसे वहां से डिलीट कर देता है और अपने दोस्त को डांटता है कि दोबारा उसकी बिना पूछे फोटो मत खींचना। जल परी जॉन जी के बनाए नूडल्स खाती है। जॉन जी जल परी को छुप कर देखता है और ब्लश करता है। तभी वहाँ जॉन जी की फ्रेंड सुन आती है और उसे अकेले में ले जाकर कुछ बताती है। उनकी टीम को दमयोंग का घर मिला है। जॉन जी को उस घर की फोटोज दिखाती है। अब दमयोंग के घर की खुदाई चल रही है और वहाँ कुछ मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जॉन जी की स्टेप मदर उसके पापा की दवाइयाँ चेंज कर रही है, इसी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नमदू को दिखाया जाता है जो जिन से पेट शॉप पर मिलकर उसे फंसा रहा था। उसके बाद एक आदमी को जिन की पार्टी में भेजता है जो जानबूझकर एक कोरिया के बहुत अमीर आदमी के बारे में बातें करता है जो दुबई से सियोल अपनी फियांसे के लिए आया हुआ है। अब जिन सोचती है ये आदमी उसकी सारी ब्लैक मनी को छुपाने में मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं नमदू जॉन जी को प्लान बताता है। जॉन जी वो अमीर आदमी बनकर जिन से मिलेगा और अपने जाल में फंसाएगा। नमदू दूसरे फ्रेंड को जॉन जी की फियांसे बनने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। अब ये तीनों जल परी को इस रोल को करने के लिए मना लेते हैं। वो लोग मॉल में जाते हैं और जानबूझकर जिन के सामने महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि जिन इम्प्रेस हो सके। जिन जल परी को देखकर पहचान जाती है कि इसी ने उसकी बेटी को डांटा था। जॉन जी के साथ नमदू भी शॉपिंग बैग पकड़कर चल रहा था तो जिन उसे रोक लेती है क्योंकि वो पेट शॉप में उससे मिल चुकी थी। फिर वो नमदू से जॉन जी और उसकी मीटिंग कराने के लिए कहती है। जॉन जी का प्लान सक्सेस हो जाता है क्योंकि जिन अब उसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब जॉन जी सबके साथ घर वापस जाता है। जॉन जी के पास सुन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जॉन जी सुन के पास जाता है, वो उसे अपनी रिसर्च लैब ले जाती है। तब जॉन जी उससे कहता है क्या मैं अकेले जाकर देख सकता हूँ, और फिर अंदर चला जाता है।
लाइट अचानक चली गई थी, इसलिए जॉनजी लाइटर जलाकर देखता है तो सामने उसे दमयोंग की पेंटिंग दिखाई देती है। अब उसे अपने सपने सच लगने लगते हैं। उसे पता चलता है कि वो दमयोंग की तरह दिखता है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां दमयोंग अपनी पेंटिंग बनवा रहा है और उसे अपने घर में दफनाने के लिए कह देता है, जिससे कि फ्यूचर में वो सही सलामत जॉनजी तक पहुंच सके। और हमें दिखाया जाता है जॉनजी रिसर्च लैब में दमयोंग की पेंटिंग देख रहा है। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर लिखे एक मैसेज पर जाती है। वहाँ लिखा होता है, अगर तुम मेरे नेक्स्ट बर्थ हो, ये बात याद रखना, सब कुछ रिपीट हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, फिर से होगा। तुम बस उस औरत को सभी प्रकार के खतरों से बचा कर रखना। जॉनजी को याद आता है कि ये वो सपने में भी देख चुका है। सीन पास्ट में दमयोंग पर शिफ्ट होता है, क्योंकि दमयोंग अपना फ्यूचर देख चुका था। उसे ये भी पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी नेक्स्ट बर्थ में जॉनजी को सतर्क करने के लिए अपनी पेंटिंग बनवाता है और फिर उसमें मैसेज लिखता है। अपने सिपाही से कहता है, इसे सुरक्षित बॉक्स में बंद करके जमीन में 3 इंच नीचे दबा दो और चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इसे कभी बाहर मत निकालना, इसे वहीं दफन रहने देना। सीन जॉनजी पर शिफ्ट होता है, जो सुन के पास वापस आता है। सुन भी पेंटिंग देखने की जिद करती है। जब वो पेंटिंग देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे भी दमयोंग जॉनजी की तरह दिख रहा था। वो जॉनजी से कहती है, कहीं दमयोंग तुम्हारे परिवार से तो नहीं था? जॉनजी उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है और कहता है कि सारे स्मार्ट लड़के मेरी तरह ही दिखते हैं, और वो उससे इस बारे में किसी को भी बताने के लिए मना कर देता है। फिर वहाँ से निकल जाता है। अब जॉनजी घर पहुँचता है, जहाँ जलपरी उसका वेट कर रही होती है। जलपरी उसके पास बैठकर उसे घूर रही थी। जॉनजी उससे कहता है, क्या हुआ? जलपरी कहती है, अब कर्फ्यू नहीं लगा है, तुम्हें तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। जॉनजी कहता है, ये मेरा घर है, मेरे ऊपर ये कर्फ्यू लागू नहीं होता। जॉनजी उससे पूछता है, जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब तुमने एक सपना देखा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तब जलपरी कहती है, हाँ। अब जॉनजी उससे पूछता है, मैंने कैसे तुम्हारी जान बचाई थी और मैंने कैसे कपड़े पहन रखे थे? जलपरी उसे कह देती है, मुझे कुछ याद नहीं, और अपने रूम में चली जाती है। अब जॉनजी भी सो जाता है। तभी जॉनजी को फिर से सपना आता है, जिसमें जलपरी एक कमरे में बैठी है और उसके बगल में मोतियों की भरी हुई टोकरी रखी है। फिर दमयोंग जलपरी को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। इतना सपना देखकर जॉनजी की नींद खुल जाती है। वो उठकर किचन में जाता है और वहां नमदू पहले से ही बैठा था। तो नमदू जॉनजी को वही मोती दिखाता है जो उसने जलपरी से चुराया था। ये देखकर जॉनजी को अपना सपना फिर से याद आ जाता है। नमदू उसे बताता है कि ये मोती उसने जलपरी से लिया है, उसके पास ये सारे मोती कहाँ से आए होंगे। लेकिन जॉनजी उसे अपना सपना नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक पुलिस वाला डिटेक्टिव को बताता है, कुछ साल पहले क्रिमिनल के साथ एक औरत भी हुआ करती थी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ जॉनजी के पापा को दिखाया जाता है, जिनकी आंखें बहुत कमजोर होती जा रही हैं। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। जॉनजी की स्टेप मदर फिर से उन्हें गलत दवाइयां देती है। मॉर्निंग में जॉनजी जलपरी को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आता है। वहां उसे वही मोती दिखाई देते हैं जिसके बारे में नमदू ने बताया था। जॉनजी पूरे घर में जलपरी को ढूंढता है। तभी नमदू के पास जिन का कॉल आता है। नमदू उससे मीटिंग अरेंज करने के लिए बोल देता है। उसी वक्त जलपरी उस छोटी बच्ची को घर लेकर आती है और जॉनजी को बताती है, ये मेरी दोस्त है। जॉनजी उस छोटी बच्ची को डांटता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुमने स्कूल बंक किया है। बच्ची बताती है, पता है स्कूल जाने के बाद मैं इनविजिबल हो जाती हूँ, क्योंकि कोई मुझसे बात ही नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। जलपरी उससे पूछती है, ऐसा क्यों? बच्ची बोलती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझसे वो ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि जब कोई उनसे अलग होता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते। अब जलपरी मन में बोलती है, मैं भी तो अलग हूँ, अगर जॉनजी को पता चल गया तो वो भी मुझे पसंद नहीं करेगा। वो छोटी बच्ची बोलती है, तुम कहाँ अलग हो और जॉनजी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? जलपरी चौंक जाती है। उसके मन की बात
बच्ची कैसे सुन लेती है। इस बार ये आवाज जॉन्जी ने भी सुनी थी, लेकिन वो जलपरी को नहीं बताता। अब जलपरी छोटी बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम मेरी मन की आवाज को सुन सकती हो। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी को होश आ गया था, इसलिए जॉन्जी उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो जॉन्जी को देखकर रोने लगते हैं, बट कुछ बोल नहीं पाते। अब सेक्रेटरी की वाइफ जॉन्जी को बताती है, तुम्हारी माँ मुझे कॉल करके तुम्हारा हाल चाल लेती रहती थी। उनको दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम घर से भाग गए थे। अब काफी सालों से उनका कोई कॉल नहीं आया है। अब जॉन्जी घर जाता है और रूम में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जलपरी उससे पूछती है, मैं नीचे आ जाऊं? जॉन्जी मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे भी ड्रिंक करना सिखाओगे? जॉन्जी उसे भी ड्रिंक बनाकर देता है। जलपरी नशे में बताने ही वाली होती है कि वो एक जलपरी है, लेकिन रुक जाती है और कुछ देर बाद जॉन्जी को नशा चढ़ जाता है। वो जलपरी से कहता है, तुम प्लीज कभी मत जाना मुझे छोड़कर। फिर जॉन्जी जलपरी के ऊपर सर रखकर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। जॉन्जी को बहुत उल्टियां हो रही थी। जलपरी नमदू से पूछती है कि ये कहीं मर तो नहीं जाएगा। नमदू कहता है नहीं। कुछ टाइम बाद नमदू जिन को कॉल करके मीटिंग का कंफर्मेशन दे देता है। जिन उन लोगों के घर आने की तैयारी कर रही होती है। नमदू, जॉन्जी और जलपरी जिन के घर के अंदर जाते हैं और अपने हैकर दोस्त को घर के बाहर से नजर रखने को कहते हैं। अब जिन उनका वेलकम करती है। घर आने के बाद नमदू जिन के हस्बैंड को जॉन्जी का फेक बिजनेस कार्ड देता है। जिन का हस्बैंड उस नंबर पर कॉल करके कंफर्म करता है कि ये लोग फ्रॉड तो नहीं हैं, लेकिन फोन उसका हैकर फ्रेंड उठाता है और जिन के हस्बैंड को लगता है कि ये लोग एकदम सही हैं। सुन घर आने वाली थी, तभी भाभी उसको कॉल करके कुछ सामान लेने के लिए कह देती है। फिर सुन वापस चली जाती है। अब सब लंच कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए जॉन्जी को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि ये खाना उसकी माँ ने ही तो बनाया था। जॉन्जी एग रोल की तारीफ करता है। जिन जॉन्जी की माँ से और एग रोल लाने के लिए कहती है। वो एग रोल टेबल पर रखकर चली जाती है। जॉन्जी उन्हें देखने की कोशिश करता है, पर देख नहीं पाता। कुछ टाइम बाद सुन घर आती है और बेल बजाने ही वाली होती है। तभी बाहर खड़ा जॉन्जी का दोस्त उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानती तो जॉन्जी का दोस्त सुन को झूठ बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है। अब सुन उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उसे समझाती है कि वो जॉन्जी से प्यार करती है। जॉन्जी का दोस्त अपना सर नीचे करके सुन से बातें कर रहा था। तभी वो मौका पाकर नमदू को मैसेज सेंड कर देता है कि वो सुन का घर है, इसलिए वहां से जल्दी निकलो। मैसेज मिलते ही नमदू जॉन्जी को बताता है। वो सब वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। जलपरी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तीनों अब जॉन्जी के घर पहुंच जाते हैं। घर आकर नमदू जॉन्जी से कहता है, आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो पकड़े जाते। जॉन्जी नमदू को डांट रहा था कि तुमने ठीक से पता क्यों नहीं किया, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई। अब जलपरी जॉन्जी से पूछती है, कौन पकड़ा जाता, क्या हो जाता, और मन में सोचती है कहीं तुम सच में कॉनमैन तो नहीं। और ये बात जॉन्जी सुन लेता है और रिप्लाई करता है, हाँ मैं एक कॉनमैन हूँ, मैं लोगों से झूठ बोलता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है, मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है। जलपरी जॉन्जी से तो नहीं कहती, लेकिन मन में बोल देती है कि मैं इंसानों से बिल्कुल अलग हूँ, एक जलपरी हूँ। और ये मन की बात जॉन्जी सुन लेता है। जलपरी वहां से चली जाती है। जॉन्जी नमदू से पूछता है, तुमने सुना जो वो बोलकर गई? नमदू मना करता है और बोलता है, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, कुछ बोला कहाँ। नेक्स्ट सीन में जॉन्जी जलपरी को सुबह पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जॉन्जी से गुस्सा थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई थी। जॉन्जी अब उसे बाहर ढूंढने निकलता है और जॉन्जी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। जॉन्जी को अपना पिछला जन्म भी याद आ जाता है कि कैसे वो बचपन में जलपरी से मिला था, फिर दम्योंग बनकर कैसे उससे प्यार हुआ था और उसने जलपरी की जान भी बचाई थी। अब उसे स्पेन की भी सारी यादें वापस आ जाती हैं जो जलपरी ने मिटा दी थी। अब सब याद आते ही वो जलपरी के लिए
और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सब जगह उसे ढूंढने लगता है। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा? जॉन जी जल परी को ढूंढ पाएगा या नहीं? देखिए नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।